हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन क्या है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, बस तू अपने जिद पर अड़ तो सही। तो इसीलिए अपनी जिद पर अड़ना है, हम लोग को जिद्दी बनना और बिल्कुल सफलता हम लोग को मिलेगी। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संविधान का हम लोग भाग 3 पढ़ रहे थे, मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक में कहाँ तक पढ़ लिया था? 28 तक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 29-30 में कहा गया है, देखिए ये क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट किसमें है? संविधान के भाग 3 में है। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक। पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। चलिए, भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है भाई? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। भाग 3 में इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भी देख लीजिए। आर्टिकल, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 है ना। इसमें हमें पढ़ना क्या था? इसमें हमें पढ़ना था अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में कहा क्या गया है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में, उनमें एजुकेशन या के राइट के बारे में, या फिर उन्हें संस्थान बनाने के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है? ये लिख लेना है। हेडिंग क्या रहेगी? संस्कृति और संस्कृति। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हेडिंग आपकी क्या है? लिखा है सामने, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल्चर। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट। एजुकेशनल राइट रखी है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और 30 में। इतना लिख लीजिए पहले, अनुच्छेद 29 to 30। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या क्या है? संस्कृत और शिक्षा संबंधी क्या है? अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अब एक बात ये समझिए जी कि हमारे यहाँ बहुत सारे, भारत में क्या है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। अब इसमें कह रहा कि अब अनुच्छेद 29 में कहा गया, देखो इसमें कहा क्या क्या है। इसमें कहा गया संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कि किसी की अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी सभी को क्या अधिकार दिया जाएगा। किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिपि के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किसमें? उसके संस्कृति और शिक्षा। संस्कृत मतलब ये समझिए, जैसे आपकी भाई संस्कृति मतलब ये होती है, जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हैं तो आप किसी को नमस्कार, प्रणाम, दुआ, पैर छू के उनको क्या करते हैं? अपनी आपकी कल्चर है। आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर है कि हम भाई किसी से प्रणाम करेंगे या नमस्कार करेंगे या उससे पैर छू लेंगे, ये हमारा कल्चर है। मुस्लिम धर्म में क्या है? आदाब करेंगे, अस्सलाम वालेकुम ये बोलेंगे। सिख धर्म में क्या है? सत श्री अकाल ये सब बोलते हैं। तो ये सब क्या है? कल्चर है।
क्या हो गया, कल्चर। तो आपको संस्कृत समझ में आया। संस्कृत मतलब होता है कि जो हमारा जिस धर्म का है उनकी जो संस्कृति है उसको क्या है, उनसे उसमें कोई वो दिक्कतें नहीं, क्या मतलब उसको पूरा संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा मतलब क्या है, शिक्षा में वो अधिकार दिया गया जैसे अल्पसंख्यक, अब उसमें अनुच्छेद 29, अब यहाँ पर हमें पढ़ना है अनुच्छेद 29, हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकल 29। अब इसमें बस इतना आपको समझना है, कह रहा है देखिए भाग 3 है फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद कहाँ से क्या है 12 से 35 तक। इसके पहले हमने अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिया था, 28 के बाद आज हमें पढ़ना था अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या गया है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को क्या है, किसी भी जाति धर्म आदि इसके आधार पर किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा। किसमें, उसके संस्कृत से और उसके शिक्षा से, किसी भी फील्ड से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख किया गया है। अब देखिए जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए होता अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, जैसे मान लीजिए कहीं पर हिंदू ज़्यादा है, मान लीजिए हिंदू ज़्यादा है तो हाँ ऑब्वियसली से ये हो जाता है कि जो उसमें दूसरे लोग हैं उनको क्या किया जाता है, दबाया जाता है, मतलब उनको थोड़ा सा हर एक चीज़ से क्या होता है, उनको उभरने नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा है तो हिंदू को दिक्कत करते हैं, हिंदू को भरने नहीं दिया जा रहा। तो कहने का सेंस यहाँ है, संविधान में सभा में जितने भी मेंबर थे या संविधान सभा में जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सब जब थे तो उस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को उसने लागू किया या संविधान में लिखा कि अगर ऐसे चीज़ें हम नहीं रखेंगे या आरक्षण संबंधी ये सब नहीं रखेंगे तो क्या बराबर का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए जहाँ हिंदू ज़्यादा है दूसरे जाति को लोग को दबाएंगे, या वैसे मान लीजिए हिंदू में ही है, हिंदू में मान लीजिए कोई उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग को क्या करता है, दबाता है, कोशिश करता है दबाने का, परेशान करने की, हर एक चीज़ में क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह ही कहा गया कि अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक जहाँ रहते हैं तो अल्पसंख्यक क्या करते, दबाने की कोशिश करते। इसीलिए क्या किया संविधान में ये चीज़ें अनुच्छेद में इनको संरक्षण दिया गया कि अल्पसंख्यक क्या कुछ आरक्षण देके कुछ उनको बराबरी का मौका दिया जाए। किसमें, अनुच्छेद 29 और 30 में चीज़ें कही गई है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कोई व्यक्ति अपनी धर्म जाति के आधार पर उनको क्या है, उनको क्या है शिक्षा संबंधी संस्कृत और शिक्षा में क्या हो जाएगा, संरक्षण प्राप्त, उनके संरक्षण के हितों के बारे में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि किसी भी भारत के नागरिक को जो अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षा और संस्कृति को क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश धर्म के आधार पर और संख्या के आधार पर, लिपि के आधार पर, भाषा के आधार पर सबको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी को क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा कुछ ना कुछ वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप देखिए सिख धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, सब मुस्लिम है, तो ये सब क्या है, इनमें क्या है कि आपको ये जैसे मान लीजिए आप जिसमें सिख में दिगंबर और जिसमें नग्न रहने वाले, मान लीजिए अब नग्न बहुत सारी क्लास से स्कूल में जा रहे हैं, अगर कोई नंगा वहाँ जाता है तो उसको क्या उस अजीब सा फील होगा। तो कहा गया है भाई, उसमें कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं अपने संस्थान में, अपने एजुकेशन या अपना स्कूल बना सकते हैं जिसमें अपने क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि उनके संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का संरक्षण किया जाएगा। किसमें, अनुच्छेद 29 में। थोड़ा इसको लिख लीजिए। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक इसको याद रखना है, अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों
को संरक्षण प्रदान किया गया। डिफिनीशन क्या कहते हैं अनुच्छेद 29 में कहा गया, आर्टिकल 29 कह रहा है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको शिक्षा में या किसी भी चीज़ में उनको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, उनको अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण दिया गया है। किसके इसमें लिखा और देख लीजिए, प्रत्येक नागरिक को, थोड़ा सा और भी नोट कर लीजिए इसमें। प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिपि और क्या रहेगा, संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। ठीक, हाँ, अब इस समझना है। भाग 3 में क्या कहा गया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भाग 3 क्या है भाई? भाग 3 में क्या, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब मूल अधिकार में क्या कहा गया? मूल अधिकार में अनुच्छेद कहाँ 12 से 35 तक है। हम लोगों ने 28 तक पढ़ लिया, पढ़ना था क्या, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत में हमने बताया क्या कि जैसे कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहने वाले हैं, तो अपनी भाषा, उस धर्म के लोग जो भी अपना कल्चर मानते हैं उसको क्या कर सकते, फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा मतलब एजुकेशन से संबंधित है, तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कहने मतलब अल्पसंख्यक मुझे समझ लेना, अल्पसंख्यक वह लोग होते हैं मतलब जहां पर किसी भी, जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक हुआ, जैसे अल्पसंख्यक कितना आधार पर हो सकते हैं? भाषा के आधार पर। भाषा मतलब जैसे कहीं पर मराठी बोली जा रही, कहीं पर पंजाबी बोली जा रही, कहीं पर हिंदी बोली जा रही, कहीं तेलुगु बोली जा रही, तो उस आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जात के आधार पर मतलब जहाँ पर कहीं पर जो बहुत जाति के आधार पर भी हो सकता है। धर्म के आधार पर जहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो जैसे जहाँ पर अल्पसंख्यक वो होते हैं जहाँ पर किसी एक जाति की जनसंख्या ज़्यादा हो, किसी एक बोली की ज़्यादा जनसंख्या हो, किसी एक धर्म को मानने वालों की जनसंख्या हो, तो उसके दूसरे धर्म को मानने वाली की जनसंख्या कम हो, तो जो कम वो लोग हुए उसे हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। हाँ, तो कह रहा है धर्म, जाति, भाषा, लिपि, संस्कृति का क्या प्रदान किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। किसमें? अनुच्छेद 29 में। तो कहने का सेंस इतना सा है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। संरक्षण क्या है? मान लीजिए किसी को किसी भी आधार पर क्या वंचित नहीं किया जाएगा, न पढ़ने में, न उसकी भाषा के, न अपने धर्म को बनाने में, न बोलने में, चालने में, किसी भी लिपि में। और देखो जैसे यहाँ पर लिखा है धर्म, धर्म मतलब हो गया हिंदू, ये शब्द। जात भी बहुत सारी है। उसके बाद भाषा, भाषा मतलब होती है जैसे हिंदी, संस्कृत, सब क्या है? भाषा। लिपि, लिपि मतलब होता है क्या? लिपि को ऐसे समझना जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए भाषा हिंदी की क्या है? हिंदी की देवनागरी लिपि है। इसी तरह उर्दू, जैसे अभी हिंदी क्या इधर से लिखी जाती है, इधर से इधर लिखी जाती है, लेकिन उर्दू इधर से इधर लिखी जाती है, और ऐसे अरबी ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो ये सब क्या है? स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के आधार पर, उसके बाद संस्कृत के आधार पर किसी भी सबका क्या प्रदान किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। किसमें? अनुच्छेद 29 में। याद रखना है अनुच्छेद 29 में क्या क्या? अल्पसंख्यक के हितों के वर्गों के बारे में संरक्षण प्रदान किया गया है। वो अपने जात के, धर्म के, भाषा आदि के आधार पर उनसे किसी भी चीज में वंचित नहीं किया जाएगा, न शिक्षा से, न संस्कृत से, न एजुकेशन से, है ना। उनको संस्कृत, जैसे मान लीजिए हम मुस्लिम है तो हम अपना मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, हम जैन है तो जैन धर्म अपनाएंगे, या फिर हिंदू है तो हिंदू धर्म अपनाएंगे, हिंदू धर्म के अनुसार अपना नमस्कार, प्रणाम, दुआ सब किस जो करेंगे। मुस्लिम है तो सलाम अलैकुम ये सब करेंगे, उसकी कल्चर है। सिख है तो सत श्री अकाल ये सब करेंगे, तो उसका कल्चर है, उसके अनुसार उसमें कोई किसी को क्या प्रदान किया? संरक्षण प्रदान किया गया। किसमें? अनुच्छेद 29 में।
तो आपको बस इतना समझना है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से आपको बताते हैं अनुच्छेद भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में क्या है भाई, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स क्या, मूल अधिकार। जैसे कि मूल अधिकार अनुच्छेद कहाँ से है, 12 से 35 तक। अनुच्छेद कहाँ तक है, 12 से 35 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ पर लिया गया, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स किस में लिखे गए, 29 और 30 में। अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा और कल्चर के बारे में संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 29 कहता है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 29 कहता है इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, याद रखना है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे मान लीजिए भारत में बहुत सारी जातियां रहती हैं, आदिवासी भी बहुत है, SC ST सा, तो इनको क्या है भाई, देखो इनको बराबर लाने के लिए उसमें संविधान में क्या, इनको बराबरी के दर्जे में कुछ न कुछ क्या प्रदान किए गए, संरक्षण प्रदान किए गए। जैसे कि अल्पसंख्यक में ये जरूरी नहीं जातियां है, धर्म भी आएगा। जैसे हिंदू मुस्लिम, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है तो मुस्लिम क्या, उनको दबाना की कोशिश करते हैं, सिख है तो उनको दबाने की, बौद्ध है तो उनको दबाने की, तो क्या है उनको भी संविधान में थोड़ा सा क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया, ताकि वो क्या हो जाए, बराबरी का अधिकार पाए, है ना। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 29 में कहा गया इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, क्या है, प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिपि, संस्कृति आदि का क्या प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। आई होप आपको अनुच्छेद 29 क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में क्या कहते हैं, मूल अधिकार। कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आपको रट गया होगा, कभी यही पूछ लेता है फंडामेंटल राइट्स किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमने 28 तक पढ़ लिया था, इसके बाद अनुच्छेद पढ़ना था 29। तो क्या है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें, अनुच्छेद 29 और 30 में है, जिसे इंग्लिश में क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार तो आता है उसमें अनुच्छेद 29 पढ़ना है। अनुच्छेद इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिपि आदि संस्कृति के आधार पर संरक्षण प्रदान किया गया। किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। अगर वो उसको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी चीज़ का उसमें किसी चीज़ से अगर उस मान लीजिए किसी धर्म को दबाया जा रहा है, जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसको क्या होगा, संविधान संरक्षण प्रदान कर रहा है, किसमें, अनुच्छेद 29 में। आई होप आपको अनुच्छेद 29 क्लियर हुआ होगा। चलिए आप बढ़ते हैं अनुच्छेद 30 की तरफ। अनुच्छेद 30 जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 समझ। अभी देखिए अनुच्छेद 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के बारे में संरक्षण था, उनको जो भी है धर्म, जाति, ये सब के आधार। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 30 कह रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपना क्या करेगा, संस्थान बना सकता है, अपना विद्यालय बना सकता है, अपना एक संस्था बना सकती है, जिससे क्या हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है या अपने धर्म के बारे में शिक्षा संबंधी अधिकार दे सकता है। मतलब कि वो शिक्षण संस्थान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 30 में कहा गया कोई अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपना शिक्षण संस्थान क्या कर देगा, स्थापित कर सकता है। किसमें, अनुच्छेद 30 में बताया गया। जैसे मान लीजिए मदरसा थे, मदरसा देख रहे हैं, मदरसा में मुस्लिम का है, उसने अपने क्या मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, भी जो भी वो पढ़ाते हैं उनमें क्या है, गवर्नमेंट उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लग रही। अब तो उसमें थोड़ा सा वो रोक टोक लग रही कि उसको गवर्नमेंट के अनुसार ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम की जा रही है, लेकिन ये इलीगल नहीं था। मतलब क्या है उनमें क्या, क्योंकि उसमें क्या आर्टिकल 12 से 35 तक क्या कह रहा है, मूल अधिकार, किसी के मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता। हमने आपको पहले भी बताया था कि मूल अधिकार को ना तो कोई सरकार छीन सकता है, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है। उसमें क्या करता है, कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सकता है, कुछ ना कुछ उसको सीमित किया जा सकता है, कुछ उसमें लिमिटेशन लगाई जा सकती है। और ये लगाता कौन है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, है ना। हाँ,
तो अनुच्छेद 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक लोग क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यक के लोग व्यक्ति या अपने एक संस्था बना सकते हैं, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। जैसे कि संस्कृत विद्यालय में देखोगे वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आप कोट पैंट टाई पहन के बढ़िया क्लास हो रही क्लासरूम में, अगर वहीं पर कोई धोती कुर्ता पहन के जाए, कोई बच्चे को धोती कुर्ता और चंदन लगा के और बढ़िया सा चोटी वोटी बना के भेजिए तो कैसा लगेगा, वो खुद ही आर्ट फील करेगा। क्या करेगा, खुद ही आर्ट फील करे, उसको वहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो क्या उसी के लिए अपनी क्या बनाए गए, संस्कृत विद्यालय बने। वहाँ पर क्या होते हैं, आचार्य भी होते हैं, वो भी कुर्ती धोता पहन के, कुर्ती धोता या सब पढ़ा के संस्कृत विद्यालय पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर संस्कृतें पढ़ाई जा रही हैं वो हिंदू धर्म से। इसी तरह मदरसे में है, मदरसे में क्या मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर टोपी वोपी पहन के अपना कुर्ता उर्ता पहन के उस पढ़ाई। तो कहने का मतलब है कि इसमें धर्म के अपना स्थान के बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 29 में। थोड़ा इसके लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, याद रखना बार बार आएगा वर्ड अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने, हाँ भाई क्या कहा गया, शिक्षण के बाद स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार का उल्लेख के अधिकार है, प्रशासन के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 30 की डिफिनीशन क्या कह रही है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उसका प्रशासन का अधिकार का उल्लेख किया गया है। मतलब शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे, उसको चलाएंगे, उसके लिए धन भी जो पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी सरकार इसकी क्या करेगी, मदद करेगी। तो किसमें कहा गया, अनुच्छेद 30 में। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा क्या है, फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 30 में याद रखना है कि अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक। और यहाँ पर क्या करेंगे, शिक्षण संस्थान, शिक्षण जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे लिख लीजिए, जैसे मदरसा क्या रहेगा भाई, मदरसा या संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों के, पहले तो क्या था, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण था। इसमें अनुच्छेद 30 में कहा गया अल्पसंख्यक कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान को स्थापित करना। कहने का मतलब है क्या, वो अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उसको चला सकता है। उसके लिए भी सरकार क्या करेगी, मदद करेगी, धन संबंधी मदद करेगी, इकोनॉमिकली उसको भी पैसा देगी। जैसे गवर्नमेंट में मिलता है वैसे उसमें भी क्या होगा, अपना संस्थान बना के उसको संस्थान स्थापित करके और उस पर अधिकार करने का या प्रशासन करने का उल्लेख किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 30 में। मान लीजिए आप मुस्लिम धर्म वाले क्या होता है, मदरसा बना रखते थे, उसमें क्या अपने मुस्लिम धर्म से भी शिक्षा दे सकते। संस्कृत महाविद्यालय तो उसमें संस्कृत संबंधित, हिंदू संबंधित जो भी जिसके बारे में पढ़ाया जा सकता था, उनको जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगते थे हिंदू धर्म से, उनके बारे में भी संरक्षण दिया गया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी धर्म के संबंधी पढ़ा नहीं सकते।
आपको याद रखना है किसमें कहा गया, अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप किसी भी संस्थान में, किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में क्या कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी अधिकार या धर्म संबंधी अधिकार नहीं बढ़ाया जा सकता है किसी के बारे में, मतलब कोई धर्म से जुड़े, इसलिए कहा तो वहाँ कोई धर्म विशेष की बातें नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इसमें कहा गया है कि कोई अल्पसंख्यक के संस्थान बनाते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मदरसा है, संस्कृत महाविद्यालय। चलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाँ आइए, क्या है भाई, भाग तीन में क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट किसमें, भाग तीन में कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार। अब अनुच्छेद हमें क्या देखना था, 29 और 30, क्या संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से है, अनुच्छेद 29 से 30 में, कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 29 और 30 में क्या गया है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर मतलब क्या है, हमने बताया कल्चर मतलब होता है, जिसे मान लीजिए कोई धर्म है, मुस्लिम, मान लीजिए हम हिंदू धर्म है तो हम क्या करते हैं, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिसको भी है अब क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो हमारा कल्चर है ना। मुस्लिम है तो उसमें मुस्लिम में क्या करता है, सलाम अलैकुम, ये सब आदाब ये सब करते हैं। सिख धर्म है, सिख धर्म में सत श्री अकाल ये सब करते हैं, तो उनका क्या है, कल्चर। कहने मतलब कल्चर और शिक्षा संबंधी, शिक्षा में मतलब किसी भी चीज धर्म के आधार पर किसी को शिक्षा से रोका नहीं जाएगा, वंचित नहीं किया जाए, सबको शिक्षा लेने का क्या है, अधिकार है। तो क्या कल्चर एंड एजुकेशनल राइट किसमें कहा गया, अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके अंतर्गत अब आता है अनुच्छेद 29, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के बारे में संरक्षण प्रदान किया, क्या प्रदान किया, प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिपि, संस्कृत के आधार का क्या है का संरक्षण का अधिकार है। मतलब किसी भी उनके इस चारों धर्म, जाति, भाषा, लिपि आदि के आधार पर किसी भी क्षेत्र में वंचित नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब उनके संरक्षण के बारे में बताया गया कि किसके और हमने बताया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या, जहाँ पर जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी जिसे हिंदू जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, मुस्लिम क्या होगा, तो मुस्लिम क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक कहलाएगा, हिंदू क्या बहुसंख्यक कहलाएगा। मान लीजिए किसी बार ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं और दूसरी भाषा को कम बोलने वाले हैं, तो कम बोलने वाले क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे, और ज़्यादा बोलने वाले बहुसंख्यक कहलाएंगे। जैसे नागालैंड की तरफ अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी कम बोली जाती है, तो हिंदी बोलने वाले क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो वही कह रहा है, धर्म, जाति, भाषा, लिपि आदि के आधार पर संरक्षण प्रदान किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में बस यही कहना समझना है कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के बारे में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक क्या करते हैं, अपने मनपसंद क्या करते हैं, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसमें अपने शिक्षा, अपने धर्म के बारे में कुछ पढ़ा सकते हैं। जैसे कि क्या है, मदरसा और संस्कृत महाविद्यालय। जैसे मदरसा और संस्कृत विद्यालय क्या है, शिक्षा संबंधी इनका क्या अल्पसंख्यक है। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं, क्योंकि जहाँ पर जैसे मान लीजिए आप अफगानिस्तान चले जाए, पाकिस्तान, तो वहाँ पर क्या उनकी जनसंख्या ज़्यादा, तो क्या बहुसंख्यक है, वहाँ पर हिंदू कम है, तो हिंदू क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे, है ना। हाँ, तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, जैसे मदरसा और संस्कृत महाविद्यालय। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। हाँ देखिए, संविधान सभा में क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे भाई, देखिए संविधान सभा में प्रारूप समिति क्या थे, अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी देखिए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाया गया कहाँ, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया, लातूर महाराष्ट्र में, याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाया गया, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, संविधान सभा के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना है। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहा जाता है, संविधान सभा का जनक या संविधान का पितामह कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म 14 अप्रैल
1891 में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के महू जनपद में होता है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है भाई? 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ होती? नई दिल्ली में। इनके पास 18 डिग्रियां थी कम से कम, वो 4 पीएचडी थी, जिन्होंने कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी थी, उसके बाद लंदन से बैरिस्टर की डिग्री ली थी। और इसीलिए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में बताया गया। इनका जिसे कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का प्रतीक या ज्ञान की प्रतिमा की मूर्ति बनाई गई। कहाँ? लातूर, महाराष्ट्र में। अब बताइए, ऐसे महान व्यक्ति, देखो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण इनको क्या बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसलिए 14 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? जन्म हर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बनाई जाती है? जयंती बनाई जाती है। इस चीज को याद रखना। इनका जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है भाई? मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। कब होती है? 1956 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म कब होता है? 1891 में होता है। कहाँ? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को, इसलिए इनकी जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे थे जो संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे सदस्य थे। और ऐसी बात नहीं कि संविधान सभा में इनको देखिए, अब लोग इनको क्या दलित वर्ग से देखते थे, लेकिन उन्होंने संविधान सभा में सबके लिए बराबर काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए और विशेष करके लिए महिलाओं के लिए, दलित के लिए, सबके लिए बराबर काम किया। और संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सदस्य, इनके पास 4 पीएचडी थी, 18 डिग्रियां ली थी। कैलिफोर्निया, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे जिन्होंने अभी कहते हैं कि अगर भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई अगर व्यक्ति होता तो हम भी अपने यहाँ का संविधान दोबारा लिखाने की बात कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ होता है भाई? मध्य प्रदेश में। और उनकी मृत्यु कब होती है? 6 दिसंबर 1956 में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया है? लातूर, महाराष्ट्र में। और इनकी समाधि कहाँ है? नागपुर में, चैत्रा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? संविधान सभा के निर्माता थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।